वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पूर्व मध्यकाल के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का शासनकाल था, और उसमें हम लोग चालुक्य वंश के इतिहास को पढ़ रहे थे। और इस राजपूत वंश में हम लोग देखें कि जो 3 चालुक्य शासक हुए, एक बादामी के चालुक्य, दूसरा बेगी के चालुक्य और तीसरा कल्याणी के चालुक्य। और हम लोग बादामी और बेगी के चालुक्यों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ चुके थे। और हमने प्रारंभ किया था कल्याणी के चालुक्यों को। और कल्याणी के चालुक्यों को जब हमने प्रारंभ किया तो उसके कुछ प्रमुख शासकों को देखा, संस्थापक को देखा, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे ले चलेंगे अन्य शासकों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लें कि जो चालुक्य वंश था उसका विस्तार कहां से कहां तक था। तो 7वीं शताब्दी में संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात और पश्चिमी आंध्र प्रदेश। और यह राजपूत काल का ही एक हिस्सा था, जिसमें सबसे प्राचीन बादामी के चालुक्यों का क्या था, तो शासन था, जो कि 543 से 753 ईस्वी तक था। बेगी के चालुक्यों का 624 से 1189 ईस्वी तक था। और इस कल्याणी के चालुक्यों का भी जो शासनकाल है वह 973 से 1189 ईस्वी तक है। और ये बादामी के चालुक्यों के वंशज हैं। इनका जो मुख्य क्षेत्र था वह कल्याणी का इलाका था, और जो कि मान्यखेत इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जिसे बसव कल्याण भी कहते थे। और यह कर्नाटक के इलाके में पड़ता है। और कल्याणी बाद में बना, जो कि हैदराबाद का इलाका था। तो यह सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी बनाया, किसे, कल्याणी को। और तायलप द्वितीय ने मान्यखेत को प्रारंभिक राजधानी बनाया था। मान्यखेत जिसे हम लोग जिसका वर्तमान नाम क्या है, तो मालखेत, जो कि कर्नाटक के इलाके में पड़ता है। तो चलिए हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करें अगले शासक से। तो अगला जो शासक है उसका नाम था सोमेश्वर प्रथम। पिछले वीडियो में इसके जो पिछले शासक हैं और कौन कौन से शासक राज किए कल्याणी के चालुक्य वंश में, उसे हम लोगों ने देखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वे सारे वीडियो हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो सोमेश्वर प्रथम अगला शासक बनता है कल्याणी के चालुक्य वंश का। सोमेश्वर प्रथम मान्यखेत से राजधानी को हटाकर कल्याणी अर्थात कल्याणपुर इसने क्या किया, पदस्थापित किया। तो तायलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों का जो राजधानी बनाया था वह मान्यखेत को बनाया था। लेकिन सोमेश्वर प्रथम ने उस मान्यखेत से राजधानी को हटाकर कहां परिवर्तित कर दिया, तो कल्याणी, जिसे कल्याणपुर भी कहा जाता है, तो वहां पे पदस्थापित कर दिया। तो मान्यखेत से राजधानी को हटाकर कल्याणी अर्थात कल्याणपुर पदस्थापित किया। किसने, सोमेश्वर प्रथम ने। 1043 ईस्वी में पिता जयसिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश का अगला शासक, तो यह जयसिंह द्वितीय का पुत्र था। तो 1043 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और उसी की मृत्यु के बाद यह अगला चालुक्य वंश का शासक बनता है। कौन, सोमेश्वर प्रथम। 1043 ईस्वी में इसके पिता जयसिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं के मृत्यु के उपरांत यह सोमेश्वर प्रथम कल्याणी के चालुक्य वंश का अगला शासक बनता है। नांदेड़ अभिलेख के अनुसार मगध, कलिंग और अंग के शासकों को पराजित कर उनके राज्यों पर कब्जा। तो नांदेड़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि सोमेश्वर प्रथम ने मगध, कलिंग और अंग के शासकों को पराजित करके उनके राज्यों पर कब्जा कर लेता है। तो किस पर कब्जा करता है सोमेश्वर प्रथम, तो मगध, कलिंग और अंग के शासकों को पराजित करके उनके राज्यों पर कब्जा कर लेता है।
और यह बात नांदेड़ अभिलेख में लिखा गया है। नांदेड़ अभिलेख। परमार वंश के शासक राजा भोज पर विजय। राजा भोज आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर एवं राजा भोज धारा एवं मांडू छोड़ उज्जैन भागा। सोमेश्वर प्रथम द्वारा धारा, मांडू एवं उज्जैन में लूट। तो याद रखेंगे कि परमार वंश के शासक राजा भोज पर यह सोमेश्वर प्रथम विजय प्राप्त करता है, अर्थात सोमेश्वर प्रथम परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक राजा भोज को पराजित करता है। और इसके बाद राजा भोज आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसके बाद राजा भोज धारा और मांडू छोड़कर उज्जैन भाग जाता है। लेकिन यह जो सोमेश्वर प्रथम था, धारा और मांडू में तो लूटता ही है, साथ ही साथ उज्जैन में भी जाकर वहां पे लूटपाट मचाता है। तो याद रखेंगे कि सोमेश्वर प्रथम ने परमार वंश के शासक राजा भोज पर विजय प्राप्त किया, राजा भोज को पराजित किया और राजा भोज आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता है और वह धारा छोड़ के, मांडू छोड़कर, धारा और मांडू को छोड़कर उज्जैन भाग जाता है। लेकिन इस सोमेश्वर प्रथम ने धारा एवं मांडू में लूटपाट मचाता है, साथ ही साथ उज्जैन में भी जाकर वहां पे लूटपाट मचाता है, अर्थात धारा, मांडू और उज्जैन को वह लूट लेता है। कौन? सोमेश्वर प्रथम। अपने जीवन काल में केवल चोलों पर विजय नहीं, तो सोमेश्वर प्रथम को उसके शासन काल में केवल चोल वंश के शासकों पर विजय प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात चोल वंश के अतिरिक्त सभी शासकों पर उसने विजय प्राप्त किया। तो सोमेश्वर प्रथम ने अपने जीवन काल में चोल शासकों पर कभी विजय प्राप्त नहीं किया। याद रखेंगे, चोल शासक वीर राजेंद्र का सोमेश्वर प्रथम पर आक्रमण, वीर राजेंद्र विजय, वीर राजेंद्र का कोप्पम एवं कुंडलांग गडगम पर कब्जा 1052 ईस्वी में हुए इस युद्ध में का नाम क्या था? तो कोप्पम का युद्ध नाम था और यह युद्ध कृष्णा एवं पंचगंगा नदी के समीप हुआ था। तो याद रखेंगे कि चोल शासक वीर राजेंद्र सोमेश्वर प्रथम पर आक्रमण करता है, इसमें वीर राजेंद्र विजय हो जाता है, वीर राजेंद्र जीत जाता है और वीर राजेंद्र कोप्पम एवं कुंडलांग डगम पर कब्जा कर लेता है। कुंडलांग डगम। यह युद्ध 1052 ईस्वी में कृष्णा एवं पंचगंगा नदी के समीप हुआ था और इस युद्ध का नाम क्या था? तो कोप्पम का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आया हुआ है। तो याद रखेंगे कि चोल शासक वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर प्रथम पर आक्रमण किया था, इसमें सोमेश्वर प्रथम पराजित हो जाता है और यह जो युद्ध हुआ था 1052 ईस्वी में कृष्णा एवं पंचगंगा नदी के समीप हुआ था और इसे कोप्पम का युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध कोप्पम के नजदीक हुआ था और इसमें वीर राजेंद्र ने कोप्पम एवं कुंडलांग डगम पर कब्जा कर लिया। कोप्पम एवं कुंडलांग डगम। चोल शासक से पराजय एवं एक घातक बीमारी होने के कारण करुवती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या। कब? 1068 ईस्वी में। तो सभी से विजय प्राप्त कर लिया सोमेश्वर प्रथम ने, लेकिन चोल शासकों के विरुद्ध उसे विजय नहीं मिला। तो इसी के गम में और साथ ही साथ उसे एक घातक गंभीर बीमारी हो गई थी जिससे वह उबर नहीं पा रहा था। तो इसी कारण चोल शासकों से पराजय होने के कारण और इस घातक बीमारी से जूझने के कारण सोमेश्वर प्रथम 1068 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। याद रखेंगे कहां पे? तो करुवती के पास। तो करुवती के पास 1068 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी में
डूबकर आत्महत्या कर लेता है सोमेश्वर प्रथम, याद रखेंगे। और क्यों? क्योंकि वह चोल शासकों से पराजित हो गया था और उसे एक गंभीर घातक बीमारी भी हो गई थी जो उसे ठीक नहीं हो रहा था। तो इन दोनों कारणों से 1068 ईस्वी में करुवती के पास सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इंपॉर्टेंट है। बिलहन के विक्रमांक चरित के अनुसार सोमेश्वर प्रथम एक बार चोल शक्ति का केंद्र कांची तक जा पहुंचा। तो बिलहन के द्वारा लिखा गया विक्रमांक चरित, उसके अनुसार क्या बताया गया है कि सोमेश्वर प्रथम एक बार चोल शक्ति के सबसे प्रमुख केंद्र कांची तक जा पहुंचा था, लेकिन अंत में वह पराजित हो गया था। तो याद रखेंगे कि बिलहन के द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है? विक्रमांक चरित, जिसमें विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में चर्चा है। तो यह विक्रमादित्य षष्ठ का क्या था? दरबारी कवि था बिलहन। तो बिलहन के विक्रमांक चरित के अनुसार सोमेश्वर प्रथम एक बार चोल शक्ति का प्रमुख केंद्र कांची तक जा पहुंचा था। इंपॉर्टेंट है, चोल शक्ति का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? तो कांची। मध्य भारत में चंदेल, कछवाहा एवं कन्नौज पर कब्जा। तो याद रखेंगे सोमेश्वर प्रथम ने मध्य भारत में चंदेल, कछवाहा और कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। याद रखेंगे, चंदेल, कछवाहा और कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। कलचुरी शासक लक्ष्मी कर्ण पर विजय। तो सोमेश्वर प्रथम ने कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मी कर्ण पर भी विजय प्राप्त किया था। तो कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मी कर्ण को भी सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया? पराजित किया। हैदराबाद में कल्याणी नामक नगर की स्थापना और यही राजधानी भी बनाया। तो याद रखेंगे सोमेश्वर प्रथम ने हैदराबाद में कल्याणी नामक एक नगर की स्थापना की और उसी कल्याणी को इसने बाद में राजधानी में भी परिवर्तित कर दिया। तो हैदराबाद में कल्याणी नामक नगर की स्थापना। तो यह था जयसिंह द्वितीय का पुत्र सोमेश्वर प्रथम। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह सोमेश्वर द्वितीय, इसका सोमेश्वर प्रथम का पुत्र, सोमेश्वर प्रथम का बड़ा पुत्र जिसका नाम था सोमेश्वर द्वितीय। तो यह कल्याणी के चालुक्य वंश का अगला शासक बनता है। सोमेश्वर द्वितीय सोमेश्वर प्रथम का बड़ा पुत्र एवं महत्वाकांक्षी शासक 1068 ईस्वी में अपने पिता के शासन काल में गढ़ के आसपास के क्षेत्रों का शासक। तो 1068 ईस्वी में सोमेश्वर द्वितीय अपने पिता की मृत्यु के बाद, सोमेश्वर द्वितीय अपने पिता सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है और यह काफी महत्वाकांक्षी शासक था और अपने पिता के शासन काल में यह गढ़ के आसपास के क्षेत्रों का क्या था? तो शासक था। तो याद रखेंगे कि सोमेश्वर द्वितीय सोमेश्वर प्रथम का बड़ा पुत्र था और 1068 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद यह कल्याणी के चालुक्य वंश का अगला शासक बनता है। और याद रखेंगे कि यह जो सोमेश्वर द्वितीय था अपने पिता के शासन काल में गढ़ नामक स्थान के आसपास के क्षेत्रों का शासक हुआ करता था। याद रखेंगे 1063 से 1067 ईस्वी के बीच चोल शासक वीर राजेंद्र द्वारा सोमेश्वर द्वितीय पर आक्रमण और एक संधि के उपरांत सोमेश्वर द्वितीय के भाई विजयादित्य षष्ठम का विवाह अपनी पुत्री से संपन्न। इसके बाद चोल वंश द्वारा सोमेश्वर के राज्य में हस्तक्षेप आरंभ और दबाव बनाकर अपने दामाद विक्रमादित्य षष्ठम को कल्याणी के चालुक्य वंश के दक्षिणी भाग के युवराज बनाने की घोषणा। तो एक महत्वपूर्ण घटना है 1063 से 1067 ईस्वी के बीच चोल शासक वीर राजेंद्र ने
सोमेश्वर द्वितीय पर आक्रमण किया। तो 1063 से 1067 ईस्वी के बीच चोल शासक वीर राजेंद्र द्वारा सोमेश्वर द्वितीय पर आक्रमण। तो 1063 से 1067 ईस्वी के बीच चोल शासक वीर राजेंद्र ने सोमेश्वर द्वितीय पर आक्रमण किया और एक संधि हुआ। और इस आक्रमण के बाद सोमेश्वर द्वितीय के साथ चोल शासक वीर राजेंद्र की संधि हुई। इस संधि के अनुसार, संधि के उपरांत सोमेश्वर द्वितीय के भाई विक्रमादित्य षष्ठम का विवाह किससे हुआ? तो अपनी पुत्री से संपन्न। तो इस संधि के बाद, इस संधि में के बाद क्या हुआ कि जो सोमेश्वर द्वितीय का भाई था विक्रमादित्य षष्ठम, तो उसका विवाह चोल शासक वीर राजेंद्र की पुत्री से हुआ। इसके बाद चोल वंश के द्वारा सोमेश्वर के राज्य में हस्तक्षेप आरंभ हो गया। इसके बाद चोल शासकों के द्वारा सोमेश्वर द्वितीय के राज्य में हस्तक्षेप आरंभ हो गया और दामाद बनाकर और दबाव बनाकर अपने दामाद विक्रमादित्य षष्ठम को कल्याणी के चालुक्य वंश के दक्षिणी भाग की युवराज बनाने की घोषणा हो गई। तो याद रखेंगे कि जब विक्रमादित्य षष्ठम का विवाह वीर राजेंद्र की पुत्री से हुआ, तो इसके बाद चोल वंश सोमेश्वर द्वितीय के राज्य में अपना हस्तक्षेप आरंभ करने लगे और दबाव बनाकर अपने दामाद विक्रमादित्य षष्ठम को कल्याणी के चालुक्य वंश के दक्षिणी भाग का युवराज बनाने की घोषणा कर दी है। याद रखेंगे। तो जब संधि हुआ, तो इस संधि के बाद चोल वंश क्या करने लगे? तो सोमेश्वर द्वितीय के राज्य में हस्तक्षेप आरंभ करने लगे और इसके बाद दबाव बनाकर अपने दामाद वीर राजेंद्र ने अपने दामाद विक्रमादित्य षष्ठ को क्या किया कि कल्याणी के दक्षिणी भाग का युवराज बनाने का घोषणा कर दिया। अर्थात दक्षिणी जो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो दक्षिणी भाग था उसका युवराज बना दिया। तो 1063 से 1067 ईस्वी के बीच चोल शासक वीर राजेंद्र द्वारा सोमेश्वर द्वितीय पर आक्रमण और एक संधि के उपरांत सोमेश्वर द्वितीय के भाई विक्रमादित्य षष्ठम का विवाह अपनी पुत्री से संपन्न किया। किसने? तो वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो विक्रमादित्य षष्ठम से। इसके बाद चोल वंश द्वारा सोमेश्वर के राज्य में हस्तक्षेप आरंभ हो गया और दबाव बनाकर अपने दामाद विक्रमादित्य षष्ठम को कल्याणी के चालुक्य वंश के दक्षिणी भाग का युवराज बनाने की घोषणा कर दी गई। किसके द्वारा? तो वीर राजेंद्र के द्वारा। याद रखेंगे, यही संधि में हुआ। 1076 ईस्वी में सोमेश्वर द्वितीय के द्वारा कुलुतुंग नाम के राजा से संधि कर विक्रमादित्य षष्ठम पर आक्रमण कर युद्ध आरंभ, परंतु चोलों की सहायता से विक्रमादित्य षष्ठम विजयी और सोमेश्वर द्वितीय आजीवन बंदी बना लिया गया। विक्रमादित्य षष्ठम संपूर्ण कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य का राजा घोषित हो गया। तो याद रखेंगे कि 1076 ईस्वी में सोमेश्वर द्वितीय ने कुलुतुंग नाम के राजा से संधि किया और इस संधि करके विक्रमादित्य षष्ठम पर आक्रमण करके युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन चोलों की सहायता से विक्रमादित्य षष्ठम विजय हो गया। क्योंकि वह जो विक्रमादित्य षष्ठम था वह चोल शासक वीर राजेंद्र का दामाद था, तो इसी कारण इसकी सहायता चोलों ने कर दी। तो इसी चोलों की सहायता के कारण विक्रमादित्य षष्ठम क्या हो गया? तो सोमेश्वर द्वितीय के विरुद्ध विजय हो गया, जीत गया और सोमेश्वर द्वितीय को आजीवन बंदी बना लिया गया। और इसके बाद विक्रमादित्य षष्ठम संपूर्ण कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य का शासक बन गया, राजा बन गया। तो याद रखेंगे कि 1076 ईस्वी में सोमेश्वर द्वितीय द्वारा कुलोतुंग नामक राजा से संधि की गई और इस संधि करके ये दोनों मिलके
विक्रमादित्य षष्ठम पर आक्रमण करके युद्ध आरंभ कर देते हैं। लेकिन विक्रमादित्य षष्ठम चोलों की सहायता से इस युद्ध में जीत जाता है और सोमेश्वर द्वितीय को आजीवन बंदी बना लिया जाता है और इसके बाद विक्रमादित्य षष्ठम संपूर्ण कल्याणी के चालुक्य वंश का अगला शासक नियुक्त हो जाता है। याद रखेंगे। तो ये तो था सोमेश्वर द्वितीय। अगला जो शासक बनता है इसका जो भाई था, छोटा भाई, जिसका नाम था विक्रमादित्य षष्ठ, जो इस कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक था। याद रखेंगे कि विक्रमादित्य षष्ठ अगला शासक बनता है जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक था। तो अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर सत्ता पर आसीन भाई जयसिंह की मदद से कब 1076 ईस्वी में, तो 1076 ईस्वी में अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर सत्ता पर आसीन हो जाता है। कौन? तो विक्रमादित्य षष्ठ। कब? जयसिंह की मदद से, अपने भाई जयसिंह की मदद से 1076 ईस्वी में। क्योंकि अभी हमने देखा कि 1076 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठम चोलों की मदद से कुलोत्तुंग और सोमेश्वर द्वितीय को पराजित कर देता है और इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय को आजीवन बंदी बना लेता है और इसके बाद अपने आप को संपूर्ण साम्राज्य का, कल्याणी के संपूर्ण साम्राज्य का राजा घोषित कर देता है। तो अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर सत्ता पर आसीन भाई जयसिंह की मदद से, इसमें मदद किसने किया था? तो उसका एक और भाई था जयसिंह। कब? 1076 ईस्वी में। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासकों में सबसे अधिक महान, पराक्रमी एवं सबसे अधिक कार्यकाल महत्वाकांक्षी शासक। तो याद रखेंगे कि यह जो विक्रमादित्य षष्ठम था, कल्याणी के चालुक्य वंश के शासकों में सबसे अधिक महान था, पराक्रमी था और सबसे अधिक इसका कार्यकाल भी रहा। याद रखेंगे, सबसे अधिक समय तक यह शासन किया और यह भी एक काफी महत्वाकांक्षी शासक था। याद रखेंगे कि सबसे अधिक समय का कार्यकाल किस शासक के द्वारा हुआ? तो इसी विक्रमादित्य षष्ठम के द्वारा, विक्रमादित्य 6 के द्वारा। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमादि देव, त्रिभुवन मल्ल और विक्रमांक। तो याद रखेंगे इस विक्रमादित्य षष्ठ को परमादि देव, त्रिभुवन मल्ल और विक्रमांक की उपाधि मिली थी। परमादि देव, त्रिभुवन मल्ल और विक्रमांक की उपाधि। चालुक्य विक्रम संवत नामक एक पंचांग की शुरुआत कब? 1076 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है VVI है कि यह जो विक्रमादित्य षष्ठम था उसने एक पंचांग की शुरुआत की थी 1076 ईस्वी में। उसका नाम था चालुक्य विक्रम संवत। तो चालुक्य विक्रम संवत नामक एक पंचांग की शुरुआत की विक्रमादित्य षष्ठ ने। कब? 1076 ईस्वी में। कला और साहित्य का संरक्षक एवं संवर्धक, कन्नड़ एवं संस्कृत के कई कवि उसके दरबार में। तो याद रखेंगे कि यह जो विक्रमादित्य षष्ठ था, कला और साहित्य का संरक्षक था और उसका संवर्धक था, अर्थात इसके समय में कला एवं साहित्य का काफी विकास हुआ। तो कला और साहित्य का संरक्षक एवं संवर्धक, कन्नड़ एवं संस्कृत के कई कवि उसके दरबार में रहते थे। कन्नड़ एवं संस्कृत के कई कवि किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ के। क्यों? क्योंकि वह कला और साहित्य का संरक्षक एवं संवर्धक था। बड़े भाई कीर्ति वर्मन द्वारा कन्नड़ में गो वैद्य नामक पशु चिकित्सा ग्रंथ की रचना। तो इसका एक और भाई था, बड़ा भाई, जिसका नाम था कीर्ति वर्मन। तो इसके बड़े भाई कीर्ति वर्मन के द्वारा कन्नड़ में गो वैद्य नामक एक पशु चिकित्सा ग्रंथ की रचना की गई थी। याद रखेंगे कि बड़े भाई कीर्ति वर्मन के द्वारा कन्नड़ में गो वैद्य नामक एक पशु चिकित्सा ग्रंथ की
रचना की गई थी। ब्रह्म शिव द्वारा, इसका एक दरबारी कवि था ब्रह्म शिव, तो ब्रह्म शिव द्वारा कन्नड़ में समय परिच्छे नामक एक ग्रंथ की रचना एवं कवि चक्रवर्ती की उपाधि। तो इसके दरबार में एक कन्नड़ कवि रहता था जिसका नाम था ब्रह्म शिव, तो उसने समय परिच्छे नामक एक ग्रंथ की रचना की और उसने कौन सी उपाधि धारण की, तो कवि चक्रवर्ती। याद रखेंगे कि ब्रह्म शिव द्वारा कन्नड़ में समय परिच्छे नामक एक ग्रंथ की रचना एवं कवि चक्रवर्ती की उपाधि। 11वीं शताब्दी के पहले कन्नड़ में सबसे ज्यादा शिलालेख लिखवाने वाला शासक, तो 11वीं शताब्दी के पहले कन्नड़ में सबसे ज्यादा शिलालेख लिखवाने वाला शासक कौन था, तो यही विक्रमादित्य षष्ठ था। याद रखेंगे कि कन्नड़ भाषा में 11वीं शताब्दी से पहले सबसे ज्यादा शिलालेख लिखवाने वाला कोई शासक था, तो यही विक्रमादित्य 6 या विक्रमादित्य षष्ठ था। याद रखेंगे। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बिल्हन द्वारा विक्रमांक देव की रचना विक्रमादित्य षष्ठ का प्रशस्ति ग्रंथ, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके दरबार का एक महत्वपूर्ण कवि था जिसका नाम था बिल्हन, तो उस बिल्हन ने विक्रमांक देव चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की जो विक्रमादित्य षष्ठ का प्रशस्ति ग्रंथ था, अर्थात इसमें विक्रमादित्य षष्ठ का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा गया था। तो याद रखेंगे, यह प्रश्न बार बार यह फैक्ट पूछा गया है कि संस्कृत का प्रसिद्ध कवि बिल्हन, यह दरबारी कवि किसका था, तो विक्रमादित्य षष्ठ का, जिसने विक्रमांक देव चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की और यह विक्रमादित्य षष्ठ का प्रशस्ति ग्रंथ है, अर्थात इस पुस्तक में विक्रमांक देव चरित में विक्रमादित्य षष्ठ का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा गया है। इसके दरबार में एक और महत्वपूर्ण कवि रहते थे जिनका नाम था विज्ञानेश्वर, तो विज्ञानेश्वर द्वारा हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना। याद रखेंगे कि विज्ञानेश्वर द्वारा हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना, तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विज्ञानेश्वर नामक एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्होंने हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। मिताक्षरा महान विधि वेता विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्यान है। याद रखेंगे कि यह जो मिताक्षरा था वह याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक व्याख्यान है। याद रखेंगे क्या है, तो हिंदू विधि से संबंधित एक ग्रंथ है और याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है कौन, तो दरबारी कवि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित पुस्तक महान ग्रंथ मिताक्षरा। किसके दरबारी कवि, तो विक्रमादित्य षष्ठ। चंदला देवी नामक उसकी पत्नी अच्छी नृत्यांगना थी, अभिनव सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध। तो उसकी एक पत्नी थी विक्रमादित्य षष्ठ की, उसका नाम था चंदला देवी, तो वह एक अच्छी नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध डांसर थी और उसे अभिनव सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखेंगे चंदला देवी नामक उसकी पत्नी अच्छी नृत्यांगना अभिनव सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध थी। साम्राज्य विस्तार, तो इसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, दक्षिण भारत में कावेरी नदी से आरंभ करके मध्य भारत में नर्मदा नदी तक। तो यह जो विक्रमादित्य षष्ठ था उसका जो साम्राज्य विस्तार था वह कहां से कहां तक था, तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी से आरंभ करके मध्य भारत में नर्मदा नदी तक था। सोमेश्वर प्रथम के समय गंगवारी जनपद का शासक, तो यह जो विक्रमादित्य षष्ठ था वह सोमेश्वर प्रथम के समय
गंगवारी जनपद का शासक हुआ करता था। कहां का? तो गंगवारी जनपद का शासक। सोमेश्वर प्रथम के समय मिथिला, मगध, अंग, बंग और गौड़ पर कब्जा। तो याद रखेंगे सोमेश्वर प्रथम के समय यह विक्रमादित्य षष्ठ कहां कहां पर कब्जा किया? तो मिथिला पर, मगध पर, अंग पर, बंग पर और गौड़ पर। याद रखेंगे। कामरूप, जो कि असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था, तो कामरूप अर्थात असम के राजा रत्नपाल के द्वारा पिता सोमेश्वर प्रथम सहित पराजय। तो याद रखेंगे विक्रमादित्य षष्ठ की पराजय किसके द्वारा होती है? तो कामरूप अर्थात असम के राजा रत्नपाल के द्वारा। और यह युद्ध सोमेश्वर प्रथम के समय हुआ था। सोमेश्वर प्रथम के द्वारा लड़ा गया था, तो उसमें इस विक्रमादित्य षष्ठ ने भी लड़ाई लड़ा था। तो इसकी पराजय हुई थी, सोमेश्वर प्रथम की भी पराजय हुई थी। किसके द्वारा? तो कामरूप अर्थात असम के राजा रत्नपाल के द्वारा पिता सोमेश्वर प्रथम सहित पराजय। तो सोमेश्वर प्रथम सहित इस विक्रमादित्य षष्ठ की भी पराजय हुई थी। किसके द्वारा? तो कामरूप के राजा रत्नपाल के द्वारा। कामरूप अर्थात असम। विक्रमपुर नामक एक नगर की स्थापना एवं उस नगर में एक भव्य विष्णु मंदिर एवं विशाल झील का निर्माण। तो इस विक्रमादित्य षष्ठ ने विक्रमपुर नामक एक नगर की स्थापना की और उस नगर में एक भव्य विष्णु मंदिर एवं एक विशाल झील का निर्माण किया। तो विक्रमपुर नामक एक नगर की स्थापना एवं उस नगर में भव्य विष्णु मंदिर एवं विशाल झील का निर्माण। विक्रमादित्य षष्ठ और चोल राज्य के मध्य वैवाहिक संबंध होने के कारण इसके राज्यकाल में चालुक्य चोल संघर्ष समाप्त हो गया और शासनकाल शांतिपूर्ण ही रहा। क्योंकि जो विक्रमादित्य षष्ठ था वह किसका दामाद था? तो वीर राजेंद्र, जो कि चोल शासक था, उसी का यह दामाद था। और इसी कारण चूंकि विक्रमादित्य षष्ठ और चोल राज्य के मध्य वैवाहिक संबंध था, तो इसी कारण इसके राज्यकाल में चालुक्य एवं चोल संघर्ष समाप्त हो गया और शासनकाल क्या रहा? तो काफी शांतिपूर्ण रहा। याद रखेंगे कि विक्रमादित्य षष्ठ और चोल राज्य के मध्य वैवाहिक संबंध समाप्त होने के कारण, वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण इसके राज्यकाल में चालुक्य एवं चोल संघर्ष समाप्त हो गया और शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। अंतिम शक्तिशाली शासक एवं इसके मृत्यु के बाद कल्याणी के चालुक्यों की अवनति आरंभ। तो यह जो था विक्रमादित्य षष्ठ सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था और इसकी मृत्यु के बाद कल्याणी के चालुक्य वंशों का अवनति अर्थात पतन आरंभ हो गया था। याद रखेंगे कि विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था और इसकी मृत्यु के बाद कल्याणी के चालुक्यों की पतन आरंभ हो गई थी। तो यह तो था कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक। इसके बाद और शासक हैं जिसकी चर्चा हम लोग तुरंत करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के